गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग पूरी फैमिलीज को। क्या हाल चाल है जी? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। बच्चा कह रहा है, सर बहुत खुश लग रहे हो। मैं खुश क्यों ना हूँ? मैं खुश क्यों ना हूँ? नालायको, एक बात मुझे बताओ, आप इतना पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना, वाकई आज तक मैंने जितनी रिवीजन क्लास करवाई है उससे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है ना, इस बार आप कर रहे हो। आप होमवर्क करके आ रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में इतने सारे आंसर लिख रहे हो, मुझे देख के इतना बढ़िया लग रहा है ना, मैं अपनी खुशी ना जाहिर नहीं कर सकता। और अगर आपने, सही कह रहा हूँ सर, अगर आपने इस तरह से पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रखा ना, आपको मैं दिखा दूंगा, आपके जून में एग्जाम होंगे और आपके रिजल्ट में पास लिखा होगा। मैं सही बता रहा हूँ सर, आपके जून में एग्जाम होंगे, आपके रिजल्ट में पास लिखा होगा, गारंटी दे रहा हूँ सर। अगर आप इस तरह से हार्डवर्क करोगे ना, आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। बहुत सही लाइन पे जा रहे हो, बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हो, टेंशन मत लो आप। बच्चा कह रहा है, सर बस आपको भी थैंक यू, मुझे थैंक यू मत बोलो सर। उस दिन थैंक यू बोलना जिस दिन आप पास हो जाओगे ना, उस दिन अगर आपको लगेगा कि आपकी सक्सेस में अगर 0.001% भी अगर मेरा हिस्सा था, तब थैंक यू बोल देना। बस पेरेंट्स को प्राउड फील करवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। चलो इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर कौन सा है पता नहीं? स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 9 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। और आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन करनी है। याद करो, लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर दिए, चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज कर, चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस की कंप्लीट रिवीजन जो होंगे ना, उसको आज हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस की ना रिवीजन आज हमारी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। सेक्शन नंबर 5 ऑलमोस्ट आज हम पूरा कर देंगे। सेक्शन नंबर 6 आज हम ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज कर देंगे। सेक्शन नंबर 9 उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एमसीक्यूज जो होंगे ना, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आपकी डेढ़ दो मतलब 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्लास में ना तैयार हो क्या ना, मतलब कम से कम 7 से लेके 9 बजे तक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज की क्लास 1.25 या 1.5 घंटे की होगी, बट नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज भी करने हैं, सेक्शन नंबर 9 भी कंप्लीट करना है। तो आज हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, ये दोनों सेक्शन आज हम रिवाइज करेंगे। और जितनी अमेंडमेंट्स इस चैप्टर के अंदर आई हैं, वो सारी की सारी आज हम रिवाइज कर लेंगे। पहले तो एक बात मुझे बताओ, कौन कौन सा बच्चा रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार घर से पढ़ के आया है? झूठ मत बोलना। कौन कौन सा बच्चा पढ़ के आया, मतलब एक बार आपने घर से पहले पढ़ा है, फिर आप रिवीजन करने आए हो? कई नालायक बच्चे मुंह उठा के आ गए हैं। बच्चा कह रहा है हम नहीं पढ़ के आते सर, टाइम ही नहीं है, इतनी सारी मीटिंग्स चल रही हैं सर, बहुत। आपको नहीं पता सर कितने बिजी हैं। चलो, जो बच्चे एक बार पहले पढ़ के आए हैं उन्हें बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और जो नालायक बच्चे पढ़ के नहीं आए ना, अब पूरी क्लास बहुत ध्यान सुनना, बिना बात के डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट मत होना आप। ठीक है, इधर देखो ध्यान से अब। लो जी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट्स आपको दिखा रहा हूँ जी। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस का। फटाफट से याद करो। क्लास में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तो आपको मैंने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर जो होगा, सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक चलेगा। मतलब इनकम टैक्स में 5 से लेके 9 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे ना, वो सारे के सारे किसके होंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत क्लास का काम ध्यान आ रहा हो, सेक्शन नंबर 5 मैंने कहा था, 5 हमारा किसका होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 6 हमारा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस का। सेक्शन नंबर 7 हमारा होगा इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो हम सैलरी में डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 8 हमारे किसी काम का नहीं है, और 9 हमारा है इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, जो होगा वो सारी की सारी बातें आपके 9 में लिखी होती है। अब अगर मैं 5 की बात करूंगा ना, सेक्शन नंबर 5 ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा, तो रेजिडेंट बनने के बाद उसके हाथ में मैक्सिमम कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें 5 में। सेक्शन नंबर 5 ये भी कहता है कि अगर कोई पर्सन एनआर बन जाएगा या आर एनओआर बन जाएगा, उसके हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें 5 में। अब एक बच्चा कहता है सर आपने ये तो बता दिया कि रेजिडेंट बनने के बाद कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट बनने के बाद कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, आर एनओआर बनने के बाद कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, बट आपने ये तो बताया ही नहीं कि कब हम रेजिडेंट बनेंगे, कब हम एनआर बनेंगे, कब आर एनओआर बनेंगे। वो सारी की सारी बातें आपकी 6 में आती है। मतलब सेक्शन नंबर 6 ये बात कहता है कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, वो इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा और इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, वो सारी की सारी बातें आपके 6 में निकल के आती है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि एक पर्सन रेजिडेंट कब बनेगा, और जब तक ये नहीं पता होगा कि वो एनआर कब बनेगा, उसकी टोटल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हम निकाल ही नहीं सकते। और अगर आपको क्लास का काम ध्यान आ रहा हो, तो मैंने क्लास में एक लाइन आपको लिखवाई थी कि टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी।
मतलब जब तक आप किसी का स्टेटस कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक उस पर्सन की टोटल इनकम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, स्टेटस कैलकुलेट करना। अगर स्टेटस कैलकुलेट होगा उसके बेस पे इनकम कैलकुलेट करोगे, और जो भी इनकम निकल के आएगी उसके बेस पे ही टैक्स कैलकुलेट करोगे। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। अब सबसे पहला सेक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहला सेक्शन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 6। और मेरी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है, अगले आने वाला आधा घंटा कोई चैट बॉक्स में बिना बात की बातें नहीं करेगा। अगले आने वाला आधा घंटा चैट बॉक्स में कोई भी बातचीत नहीं चलेगी। आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रिवाइज करना है और आपने ये रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने क्लास में क्या किया था। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब जो हम सेक्शन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, सेक्शन नंबर 6 आपका है जी, यहां से स्टार्ट होगा। सेक्शन नंबर 6 आपका है रेजिडेंशियल स्टेटस का। अब अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूं, इस सेक्शन 6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो अपने दिमाग में लेके चलो जी। सबसे पहली बात तो ध्यान में ये रखो जी, रेजिडेंशियल स्टेटस हम जब भी कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैलकुलेट हम करेंगे प्रीवियस ईयर का, असेसमेंट ईयर का कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्योंकि याद करो, इनकम निकालते हैं प्रीवियस ईयर की, तो स्टेटस भी प्रीवियस ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट का कैलकुलेट नहीं करेंगे। बात ध्यान देना। फिर दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करोगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, हर्षित एक बात मेरे सोच के बताना। सामने एक बच्चा हर्षित बैठा है। हर्षित, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपके फादर इंडिया के रेजिडेंट होंगे तो क्या आप भी इंडिया के रेजिडेंट हो? आंसर इज नो। अगर मेरी मदर इंडिया के रेजिडेंट है तो क्या मैं भी इंडिया का रेजिडेंट बनूंगा? आंसर इज नो। अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं तो मैं इंडिया का रेजिडेंट बनूंगा? ये भी जरूरी नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, हर पर्सन का जब भी तुम स्टेटस कैलकुलेट करोगे ना, वो सेपरेट कैलकुलेट करोगे। मतलब मेरा अलग कैलकुलेट होगा, पापा का अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, भाई का अलग होगा, बहन का अलग होगा, कंपनी का अलग होगा, फर्म का अलग होगा। मतलब जितने भी पर्सन होंगे, हर पर्सन का स्टेटस कैलकुलेट करने के सेपरेट रूल्स होंगे, उसके बेस पे कैलकुलेट करोगे। बस ये बात ध्यान देना। फिर सेकंड बात ये निकल के आ रही है कि इंडिया का सिटीजन होना और इंडिया का रेजिडेंट होना, ये दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं। मतलब अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है वो इंडिया का रेजिडेंट भी होगा, ये जरूरी नहीं है। और अगर कोई पर्सन फॉरेन सिटीजन है वो बाहर का एनआर बनेगा, इंडिया का रेजिडेंट नहीं बनेगा, ये भी कंपलसरी नहीं है। तो इंडियन सिटीजन बाहर का रेजिडेंट बन सकता है और बाहर का सिटीजन इंडिया का रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेजिडेंट होना या ना होना वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो पहली बात तो अपने माइंड में ये बात लेके चलो कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना और सिटीजनशिप निकालना, ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के सिटीजन कब बनते हैं, कब नहीं बनते, ये भी आपको बता दूंगा। इंडिया के रेजिडेंट कब बनते हैं, कब नहीं बनते, ये भी बता दूंगा। इंडियन ओरिजिन कब बनते हैं, कब नहीं बनते, ये भी हम रिवाइज कर लेंगे। तो पहली बात तो ये समझो, ओरिजिनशिप, सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस, ये तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। पहली बात तो ये। और एक लास्ट पॉइंट और ध्यान देना, एक पर्सन एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेजिडेंट बनना या ना बनना आपके बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब सर क्लास में ना मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं कहा एक बात मुझे बताओ, आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं हो? कई सारे बच्चों ने आंसर देखो क्या दिया। आप में से कई नालायक बच्चे होंगे जो ये बातें सोचते होंगे। एक बच्चा कहता है, सर मैं ना इंडिया में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ। दूसरा बच्चा कहता है, नालायक तू इंडिया में पैदा हुआ है, मेरे पापा भी इंडिया में पैदा हुए थे इसलिए मैं रेजिडेंट हूँ। तीसरा बच्चा कहता है, तुम दोनों ही ऐसी ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो, मेरे दादाजी इंडिया के अंदर पैदा हुए थे इसलिए मैं रेजिडेंट हूँ। चौथे बच्चे ने तो काम ही खत्म कर दिया, कह रहा सर इनकी छोड़ो, मेरे पास तो आधार कार्ड है मैं इसलिए इंडिया का रेजिडेंट हूँ। पांचवा कहता है, तेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है। छठा कहता है वोटर आईडी कार्ड है। एक बात में सोच के बताओ, ये सब नालायक बच्चे जो मुझे कह रहे हैं कि पैदा इंडिया में हुए थे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या इस बेस पे स्टेटस चेक करते हैं क्या? आंसर इज नो। किसी बच्चे के दिमाग में ये आंसर आना ही नहीं चाहिए कि हम इंडिया में पैदा हुए इसलिए रेजिडेंट हैं, हमारे फादर रेजिडेंट हैं इसलिए हम रेजिडेंट हैं, हमारी फैमिली रेजिडेंट है इसलिए रेजिडेंट है। सर लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा। मतलब जब भी हम अपना स्टेटस चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो रेजिडेंट बनेंगे, चाहे आधार कार्ड कुछ भी हो, पैन कार्ड कुछ भी हो, लाइसेंस कुछ भी हो, वो सारी बातें बेकार है। अब बच्चा कहता है, सर फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए जो भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं वो कहाँ लिखी हैं? याद करो, आपने क्लास में किया होगा सेक्शन नंबर 6। जितने मेरी फैमिली के बच्चे हैं उसमें से काफी सारे बच्चे मेरी क्लास के भी होंगे और काफी सारे बच्चे कहीं और से कोचिंग ले चुके होंगे, सेल्फ स्टडी की होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। याद करो, सबने क्लास में किया होगा सेक्शन नंबर 6। जब आपने किया होगा
आपके टीचर ने और इवन मैंने, अगर आपने मुझसे कोचिंग ली है तो मैंने क्लास में कहा था कि सेक्शन 6 ये बात कहता है कि अगर आपको स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल का, उसके अलग रूल्स हैं। अगर स्टेटस निकालना है कंपनी का, उसके अलग रूल्स हैं। और अगर स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल और कंपनी को छोड़ के और कोई भी पर्सन होगा ना, उसके आपके अलग रूल्स होंगे। तो अभी हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल की। मतलब एक इंडिविजुअल का स्टेटस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले करेंगे उसकी रिवीजन। फिर इंडिविजुअल के बाद बात करेंगे कंपनी की, और कंपनी के बाद बात करेंगे अगर एचयूएफ होगा, फर्म होगा, एओपी होगा, बीवाई होगा, उसका स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। और ये सबसे पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ जी, अब अगर एक इंडिविजुअल का स्टेटस मुझे निकालना है तो गवर्नमेंट ये बात कहती है एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। सर सारी क्लास ना घर बैठे बैठे आंसर देने की कोशिश करेगी, सारी क्लास घर बैठे बैठे आंसर देने की कोशिश करेगी। एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, कब बन जाएगा जी, अगर दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, एक बात उन्हें बोल देना, कितनी कंडीशन है सर, कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। अच्छा कौन सी है, बेसिक, एडिशनल, एडिशनल, एडिशनल। नालायको बेसिक कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन तो तब चेक करते हैं जब आरओआर या आरएनओआर देखना होता है। दोबारा से बोलो, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बेसिक चेक करूंगा, एडिशनल चेक करूंगा, बेसिक चेक करूंगा। कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। सेटिस्फाइड कितनी करनी है, एक। अच्छा एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, कौन सी करनी है, पहली करनी है, दूसरी करनी है, या कोई भी एक करूंगा, कोई भी एक करूंगा। अगर मैंने पहली कर दी दूसरी नहीं की तो भी रेजिडेंट बन गया, मैंने दूसरी कर दी पहली नहीं की तो भी आर बनूंगा, अगर दोनों कर दी तो भी आर बनूंगा, अगर दोनों बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करूंगा तब कहीं जाके एनआर बनूंगा। तो सर मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आज जो हमारे जीजू हैं, आज जो हमारे जीजू हैं निक जोनस जी जो हैं, वो एनआर क्यों हैं, क्योंकि वो दोनों बेसिक कंडीशन में से सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं करते। अगर मैं डोनाल्ड डक की, सॉरी डोनाल्ड डक कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा, हंसो मत नालायको, डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा जो पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो एनआर क्यों हैं, क्योंकि वो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। मतलब बाहर जितने भी लोग एनआर हैं वो एनआर क्यों हैं, क्योंकि वो इंडिया की जो दो बेसिक कंडीशन हैं वो दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। और जो भी पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, या तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करते होंगे या वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करते होंगे, दोनों में से सिंगल बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेंगे तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि पहली बेसिक कंडीशन क्या है, फटाफट से बोल दो रही, पहली बेसिक कंडीशन क्या थी। पहली बेसिक कंडीशन ये थी कि प्रीवियस ईयर में, मतलब जो असेसमेंट ईयर है उसके प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे हो, आप क्या बन जाओगे, इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। तो याद करो मैंने क्लास में लिखवाया था कि 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। एक बच्चा कहता है यार मुझे तो ना विवेक सर की बातें समझ नहीं आ रही। अब सर ने क्लास में तो ये भी कहा था कि अगर 182 डेज से कम रहेंगे तो भी रेजिडेंट बन जाएंगे। मैंने कब कहा, मैंने नहीं कहा था। मैंने तो अभी आपको पहली कंडीशन बताई है, अगर आप 182 डेज से कम रहोगे तो उसके लिए सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सेकंड कंडीशन ये बात कहती है कि अगर तुम 182 डेज से कम रहे बट 60 डेज या उससे ज्यादा रहे और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर रहे तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। और याद करो मैंने क्लास में आपको समझाया भी था कि सेकंड बेसिक कंडीशन में आपकी दो कंडीशन है। नहीं आ रही बात समझ में, सेकंड बेसिक कंडीशन में एक कंडीशन है या दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन कौन सी, एक तो 60 दिन या उससे ज्यादा हो और पिछले 4 साल में 365 दिन भी हो। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होंगी तो रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनोगे। तो मुझे फटाफट से बोल दो जी, जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं घर में चिल्ला दो जी, घर वाले अपने रूम खोल के बाहर आ जाएं, बच्चे को क्या हो गया, उन्हें भी लगना चाहिए विवेक सर की रिवीजन क्लास चल रही है, मजा आ रहा है जी। फटाफट से बोलो पहली बेसिक कंडीशन कह रही, पहली बेसिक कंडीशन है, ऐसे नाच नाच के बोलो, पहली बेसिक कंडीशन है 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सेकंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। पूरी क्लास एनर्जी के साथ आंसर देगी। मैं कह रहा हूं पेरेंट्स भी आज कहते हैं कि मजा आ रहा है क्लास देखने में बच्चों को, पूरी क्लास आंसर देगी नहीं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी नहीं है, क्या बनोगे, आर। मैं कह रहा हूं दूसरी है, पहली नहीं है, तो भी क्या बनोगे, आर। मैं कह रहा हूं दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है तो भी क्या बनोगे, आर। और अगर दोनों सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब क्या बनेंगे, अनार बनेंगे। तो अनार बनने की, अनार की बात कर रहा हूं, अनार मतलब एनआर। तो अनार बनने की एक ही अनार बनने की सिर्फ एक ही चीज है, अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे उस केस में अनार बन जाओगे, बस ये पर ध्यान देना।
बच्चा कह रहा है सर इसमें तो कोई अमेंडमेंट नहीं है ना, इसमें अमेंडमेंट नहीं है। अब जो अमेंडमेंट कहाँ है, कैसे है, कब है, अब मैं करवाने जा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कोई बच्चा बीच में बातचीत ना करे, क्योंकि ये अमेंडमेंट ऐसी अमेंडमेंट है जो सर सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को दिक्कत दे रही है। इवन जो सीएस बन चुके हैं, जो सीए बन चुके हैं, उनको भी दिक्कत दे रही है। तो मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा या बाकी सब फैमिली के बच्चे इस अमेंडमेंट को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करें। उम्मीद करूंगा आपने अमेंडमेंट क्लास देख ली होगी। अगर वो अमेंडमेंट क्लास देख ली है फिर रिवीजन क्लास बहुत बढ़िया होगी। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब जब मैंने बोला कि भाई दो बेसिक कंडीशन हैं, इन दोनों में से एक बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर लोगे ना, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक वैसे तो ना रेजिडेंट बनने की दो बेसिक कंडीशन है, प्लीज ध्यान सुनना। वैसे तो रेजिडेंट बनने की दो बेसिक कंडीशन है, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे 60 डेज वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। अब 60 दिन वाली चेक क्यों नहीं करेंगे, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक हम क्लास में क्लियर कर चुके हैं, मैं अब लॉजिक पे नहीं आ रहा। बात चल रही है रिवीजन की, तो इतना ध्यान देना जी। अब गवर्नमेंट कह रही है कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन हम चेक नहीं करेंगे। बच्चा कह रहा है सर फिर कौन सी चेक करेंगे, अभी आपको बताऊंगा। बट इतना तो कंफर्म है कि जो केसेस बताने जा रहा हूं उन केसेस में 60 दिन वाली कंडीशन चेक मत करना, बस ये बात ध्यान दो। सबसे पहला केस तो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, घर बैठे बैठे बोलना है जी, चैट बॉक्स में नहीं बोलना, घर बैठे बैठे बोलना है। अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहा है, उस केस में हम पहली कंडीशन ही चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। उस केस में क्या चेक करेंगे? अगर 182 डेज और मोर होगा तब तो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक बार बच्चा कह रहा है सर दोबारा बताना, आपने क्या बोला? इंडिविजुअल में साथ साथ बोलो, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में 182 डेज और मोर अगर होंगे तो रेजिडेंट बनेंगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनेंगे। फिर सेकंड केस ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है। अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है और इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, उस केस में भी हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे, हम 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। अब सुना ध्यान से, ये दोनों चीजें तो पहले भी सेम थी, आज भी सेम है। अगर जिस बच्चे ने दिसंबर में एग्जाम दिए थे या दिसंबर के लिए पढ़ा था, आपने ये दोनों बातें पहले भी पढ़ी होंगी, आज भी पढ़ी हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब अमेंडमेंट आई कहां है वो सुनो ध्यान से। इन दोनों के साथ ना आपने क्लास में एक केस और पढ़ा होगा। इन दोनों के अलावा आपने क्लास में एक केस और पढ़ा होगा। आपने क्लास में क्या पढ़ा होगा कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो बाहर सेटल्ड है और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, जो बाहर सेटल्ड है और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उस केस में हम 182 डेज और मोर चेक करते थे। अब बच्चा कहता है सर तो क्या आज हम 182 डेज और मोर चेक नहीं करेंगे? अब देखो कई नालायक बच्चे हैं, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे, चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं अब उसमें 120 डेज और मोर चेक करेंगे। तभी मैं कह रहा हूं शांति से सुन लो, आप गलती कर रहे हो। शांति से पहले सुन लो, आप गलती कर रहे हो सर। अब प्लीज ध्यान सुना जी। पहली बात तो मैं दोबारा बोलूंगा, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, 182 डेज चेक करने। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, 182 डेज चेक करने। इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो बाहर सेटल्ड था, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। अब गवर्नमेंट कह रही है उसके दो केस होंगे। मतलब जो भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा ना, उसके अब दो केस होंगे। सबसे पहला केस तो ये होगा, याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर हमने किया था कि उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, और इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आई, इसके लॉजिक क्या थे, हमने क्लास में और अमेंडमेंट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे। रिवीजन क्लास में आपको इतना बता देता हूं जी, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में और आप गलती करके आओगे। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है,
बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, फिर तो आपको 182 डेज ही चेक करने हैं। फिर तो आपको 182 डेज ही चेक करने हैं। उस केस में 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करनी। बट अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में प्लीज ध्यान सुनो, उस केस में अगर 182 डेज और मोर है तब तो वो रेजिडेंट बनेगा ही बनेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है उस केस में 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर होगा तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि पहले अगर आप बाहर से इंडिया में विजिट करते थे तो चाहे इनकम कितनी भी हो, हर केस में हम चेक करते थे 182 डेज। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, उनकी बारी आ चुकी है। जब भी कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करता था, बाहर से इंडिया में विजिट करता था, उसकी टोटल इनकम कितनी भी हो हम चेक ही नहीं करते थे, उसमें चेक करते थे 182 डेज और मोर। अब हम ये चेक करेंगे उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। अगर 15 लाख तक है फिर तो जो पहले करते थे 182 डेज वही चेक करेंगे। बट अगर 15 लाख से ज्यादा है उस केस में 182 डेज और मोर, उसके बाद तो वो रेजिडेंट बन ही जाएगा। बट अगर 120 डेज और मोर होंगे और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होंगे तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। तो मेरी पूरी फैमिली बता दे, अब जिन लोगों की इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के, क्या वो अब जल्दी रेजिडेंट बन सकते हैं? नहीं बन सकते? यस बन सकते। सर अब ध्यान रखना, अमेंडमेंट क्या आ चुकी है कि जो भी लोग बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हैं, जो भी बाहर से इंडिया में विजिट करेंगे, अगर उनकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है हम 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन अगर होंगे तब आप रेजिडेंट बन जाओगे। आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की होगी या जिन्होंने अमेंडमेंट नहीं देखी होंगी या जिन्होंने अमेंडमेंट खुद पढ़ने की कोशिश की होगी, वो शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा, वो शायद एक गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठ चुके हैं कि अब इस केस में 182 डेज की जगह 120 डेज चेक करने। आप बिल्कुल गलत सोच रख रहे हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ये सोच लेके बैठ गया कि अब तो ये लॉ बन चुका है कि 182 डेज की जगह 120 डेज चेक करने हैं, वो बहुत गलत सोच रहा है, वो गलत लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, एग्जाम में गलती करके आएगा। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चे सामने बैठे हैं, बट जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं मैं चाहता हूं सिंगल बच्चा भी गलती ना करके आए, सिंगल बच्चा भी गलती ना करके आए। इसीलिए मेरी लाइनों को दोबारा सुन लेना जी, मेरी लाइनों को दोबारा सुन लेना, दिमाग में बिठा लेना। जबकि अमेंडमेंट क्लास में काफी डिटेल में हमने की थी, बट मुझे पता है कई नालायक बच्चे अमेंडमेंट क्लास देखेंगे नहीं, रिवीजन क्लास के सहारे बैठे हैं। तो मैं दोबारा से कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूं जी। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो आपने रेजिडेंट सिर्फ तब बनाना है अगर 182 डेज या उससे ऊपर होगा, तब रेजिडेंट बनाना है। बट अगर वही इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो आपको रेजिडेंट तब बनाना है या तो वो 182 डेज या उससे ज्यादा रह रहा हो, या अब अगर वो 120 डेज और मोर होगा और पिछले 4 साल में 365 दिन होंगे तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। तो सर काफी सारे लोग ना प्लानिंग करते थे, काफी सारे लोग टैक्स की चोरी करते थे, ये लॉजिक मैंने क्लास में आपको बताए थे जी, ठीक है, और अमेंडमेंट क्लास के अंदर थोड़े बहुत बताए थे, तो लॉजिक पे नहीं मैं जा रहा। अब इतनी बात ध्यान देना, रिवीजन का मतलब क्या होता है, जो आपने पहले पढ़ा है ताकि आपको रिकॉल हो जाए। लॉजिक रिवीजन क्लास में अगर बताने के लिए लग गया सर, फिर वही द्वारा 160 घंटे लग जाएंगे। हमें रिवीजन करनी है, उम्मीद करूंगा आपने कहीं से ही पढ़ा, मुझसे या कहीं से पढ़ा होगा, ये सारी बातें अपने पहले क्लास में पढ़ी होंगी, उम्मीद करूंगा अब आपको याद आ रही होंगी, ठीक है। बट मुझे बस ये डर है कई बच्चे ये सोच के ना बैठ जाएं कि अब 182 डेज की जगह 120 डेज चेक करने हैं, लो में ऐसा नहीं लिखा। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ना जानते हो, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे, यहां पे ये लिखा है कि अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 182 डेज तो आज भी चेक करने हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल
120 डेज या उससे ऊपर रहा होगा और पिछले 4 साल में 365 दिन होंगे तो भी अब वो रेजिडेंट बन जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से, मुझे इतना बता दो जी, अब क्या अमेंडमेंट क्या निकल के आ रही है। अमेंडमेंट पहली बात तो, हेलो, इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर देखो ध्यान से, मेरी तरफ देखो, ऐसे आंखें से आंखें मिलाओ। बच्चा कह रहा है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, टिनिन टिनिन, टिनिन टिनिन, ये प्यार हो गया तो क्या कहते हैं, तीर दिल के उस पार हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से नालायको, प्यार से मत देखो, चाहे गुस्से से देख लो, बट देखो मेरी तरफ देखो, इधर देखना ध्यान से। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहली बात तो अमेंडमेंट उस केस में नहीं आई जिस केस में हम इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। चेक करो जी, पहले 2 केस के अंदर मैंने कहा था अगर आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो या एज ए क्रू मेंबर जा रहे हो, उस केस में अमेंडमेंट नहीं है, जो लो पहले था वो लो आ जाए। अगर आप बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो, अगर आप बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की को छोड़ के 15 लाख तक है, अमेंडमेंट तो भी नहीं है। बट अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, अमेंडमेंट उस केस में है। और अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि 182 डेज और मोर होंगे तब तो रेजिडेंट बनोगे ही बनोगे। अब आपके रेजिडेंट बनाने के दिन और कम कर दिए हैं, जैसे ही 120 डेज और मोर होंगे और पिछले 4 साल में 365 दिन होंगे तो भी आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। बट हाँ, अगर 120 डेज से कम है, अगर 120 डेज से कम है, फिर आप एनआरई बनोगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाता हूं जी एक बार, इधर देखो ध्यान से। अब अमेंडमेंट क्या है जी, अमेंडमेंट निकल के आई है ये वाली, ये देखो जी। आपकी पहले क्या थी, एनी कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे, पहली बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से एक करोगे, क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। उसके बाद गवर्नमेंट कहती थी कि हम 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। किस केस में, सबसे पहला केस ये था, अगर इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, या तो एज ए मेंबर ऑफ क्रू या एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, तो उस केस में हम चेक करेंगे 182 डेज और मोर। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हैं और टोटल इनकम 15 लाख तक है, उस केस में भी 182 डेज और मोर चेक करेंगे। अब अमेंडमेंट क्या आ चुकी है, अमेंडमेंट क्या आ चुकी है कि अगर आप इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन हो और इंडियन ओरिजिन हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है या तो 182 डेज और मोर या 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन उससे ऊपर होंगे, तब आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो मेरे बच्चों बस ये बात ध्यान देना जी, बस ये बात ध्यान देना, अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा होगी, उस केस में 120 डेज वाली कंडीशन लगेगी, नहीं तो 120 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एक तो अमेंडमेंट आई है ये, एक तो अमेंडमेंट आई है ये। सेकंड अमेंडमेंट जो आई है ना, वो तो सबसे खतरनाक है। सेकंड अमेंडमेंट, सर प्लीज ध्यान सुनना, उसकी भी रिवीजन कराने जा रहा हूं। सेकंड अमेंडमेंट तो इतनी खतरनाक आई है, सेकंड अमेंडमेंट तो इतनी खतरनाक आई है कि अब गवर्नमेंट ये बात बोलेगी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में एक दिन भी नहीं अगर रहे होंगे ना तो भी वो रेजिडेंट बन जाएंगे। हैं सर, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, अगर मैं इंडिया में नहीं रहा, मैं इंडिया में रहा ही नहीं तो भी यार बन जाऊंगा? गवर्नमेंट कहती यस। मतलब सेकंड अमेंडमेंट याद करो सर, अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने कहा था, मतलब एक अमेंडमेंट इन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस में एक नया सेक्शन लेकर आ गए, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए। लिखने वाले ने कमाल कर दिया जी, लिखने वाले ने कमाल कर दिया। कह रहा कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया में सिंगल डे भी नहीं रहे तो भी रेजिडेंट बन जाएंगे, कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसे कौन से लोग हैं कि जो इंडिया में एक दिन भी नहीं रहे तो भी रेजिडेंट बन जाएंगे? गवर्नमेंट कहती है सुनो जी हमारी बात, एक गवर्नमेंट लेकर आ गई है, सेक्शन नंबर 6(1) है, उसमें लिखा है जी, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, पहली बात तो ये सेक्शन 6(1) इंडियन ओरिजिन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल होगा बस। गवर्नमेंट कहती है अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला जी, अगर कोई इंडिविजुअल है,
इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो उस पर्सन को मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इंडिया का रेजिडेंट है। बच्चा कह रहा है कमाल की बात है। बिल्कुल कमाल की बात है, बिल्कुल कमाल की बात है सर। गवर्नमेंट कहती है जी हमें नहीं पता, अगर तुम किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो और तुम इंडियन सिटीजन हो और तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तुम मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, बात खत्म। ठीक है, बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ। कहता है सर वो और किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल क्यों नहीं होगा? अब मैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट के बच्चों को क्या समझाऊं, आर वर्ल्ड में ऐसी कंट्री हैं जिसको हम टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं। टैक्स हेवन कंट्री का मतलब क्या होता है? जहां पे टैक्स होता ही नहीं है। आपको शायद पता हो दुबई में टैक्स नहीं है नॉर्मली। आज एक साइप्रस है, साइप्रस में टैक्स नहीं है, साइप्रस में आज टैक्स नहीं है। केमन आइलैंड है और वहां पे टैक्स नहीं है। और बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारी कंट्री हैं जहां पे इनकम पर टैक्स ही नहीं है। अब सोच के बोलना, आप वहां टैक्स नहीं पे कर रहे, इंडियन सिटीजन हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही भैया तुम इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे, माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा, 6(1)(a) तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, वो पर्सन कहता है जी मैं तो इंडिया में आया ही नहीं हूं, मैं तो 120 दिन भी नहीं आया, मैं 60 दिन भी नहीं आया। गवर्नमेंट कह रही है तू एक दिन भी ना आया हो, गवर्नमेंट कह रही है हेलो तू भाई मेरे एक दिन भी ना आया हो ना, एक दिन भी ना आया हो तो भी तू रेजिडेंट बन जाएगा। कब? अगर तू 6(1)(a) में कवर हो जाएगा। और 6(1)(a) की सिंपल कंडीशन है इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने का लायबल नहीं है, तो वो 6(1)(a) में कवर हो जाएगा। ठीक है, बट ध्यान रखना जी, एग्जाम में 6(1)(a) बिना बात के ऐसे मत लगा देना। एग्जाम में 6(1)(a) बिना बात के ऐसे मत लगा देना। 6(1)(a) तभी लगाना जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पर्सन किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। जब तक ये लाइन क्वेश्चन में ना लिखी हो कि ये पर्सन किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तब तक 6(1)(a) मत लगाना, ये बात ध्यान देना। और दूसरी बात, 6(1)(a) सिर्फ तब लगाना जब इंडियन सिटीजन की बात होगी। मैं दोबारा बोलूंगा, 6(1)(a) सिर्फ तब लगाना जब इंडियन सिटीजन की बात होगी। अगर वो इंडियन ओरिजिन पर्सन होगा तो 6(1)(a) एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर जो ऊपर वाले प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे, 6(1)(a) नहीं लगेगा। तो 6(1)(a) में साफ साफ लिखा है, देखो जी, पहली बात इंडिविजुअल, दूसरी बात इंडियन सिटीजन, तीसरी बात उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तब जाके वो 6(1)(a) में कवर होगा, नहीं तो वो 6(1)(a) में कवर नहीं होगा। एक बच्चा कहता है अरे भाई रे, एक बात बता, तेने कुछ समझ आया? मेरे तो पता ही नहीं लग रहा कि ये चल क्या रहा। हरियाणा में ऐसे कहते हैं ना, पता नहीं लग रहा या पता नहीं लग रहा, तो कुछ कहते तो है। मेरे को हरियाणा की लैंग्वेज थोड़ी अच्छी लगती है, बड़ी जबरदस्त तरीके से बोलती है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मेरे को पता ही नहीं लग रहा, मुझे पता ही नहीं लग रहा सर ने क्या समझाया है, तेरे को समझ में आया? दूसरा बच्चा कह रहा है भाई सिंपल सी बात सर ने बोली है कि रेजिडेंट बनना या ना बनना दो बेसिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, उन दोनों में से तू एक भी सेटिस्फाइड करेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन बच्चों के लिए दोबारा समझा रहा हूं, आराम से प्लीज सुन लेना। जो सेशन छोड़ के भाग रहे हैं उन्हें नहीं पता वो क्या छोड़ के भाग रहे हैं, तो प्लीज जो बच्चे जा रहे हैं सुन के चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लाइन सुन के जाना, सुन के जाना जी। और जो नहीं जा रहे वो बैठे रहो यहाँ पे, प्लीज ध्यान सुनना जी। दूसरा बच्चा कह रहा है, मतलब एक बच्चा समझा रहा है कि भाई सर ने ये कहा है कि एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट तब बनता है अगर दो बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता है। पहली बेसिक कंडीशन, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। दूसरी बेसिक कंडीशन, अगर 182 डेज से कम है बट 60 डेज या उससे ऊपर है और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर है तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो रेजिडेंट बन गया, अगर दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं की तब जाके वो एनआर बना। अब वो बच्चा कहता है भाई ये तो समझ में आ गया, वो जो सर कह रहे थे ना अभी, वो जो 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होंगी वो मैंने समझ नहीं लग रही मेरे को, वो सर क्या कह रहे हैं। बच्चा कह रहा है वो भी सुन ले। अब सुना ध्यान से रही, अब वो बच्चा समझा रहा है, कह रहा है वो विवेक सर ने कहा है कि वैसे तो दो बेसिक कंडीशन है, उन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बन जाओगे। वो बच्चा समझा रही, सबको समझा रहा है, आप सब समझ लेना।
कह रहा है वैसे तो दो बेसिक कंडीशन है, इन दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे आप रेजिडेंट बन जाओगे। बट 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 5 केसेस ऐसे हैं। कितने केसेस? 5 मैंने कर दीजिए। मेरी फैमिली का, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली का सिंगल सिंगल बच्चा ध्यान दे, अगर एग्जाम में इन 5 में से कोई भी केस आ गया ना, इन 5 में से कोई भी केस आ गया तो 60 दिन वाली कंडीशन मत लगाना। मेरी फैमिली का हर बच्चा ध्यान दे, लिखना है लिख लेना, इन 5 में से कोई भी केस आ गया 60 दिन वाली कंडीशन मत लगाना। केस नंबर 1, केस नंबर 1, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, उस केस में 182 डेज और मोर अगर होंगे तब तो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लो जी, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, कैसे? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो 182 डेज और मोर चेक होंगे, 60 दिन वाले केस चेक नहीं होंगे। 2 केस हो गए। तीसरा केस, इंडिविजुअल, क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, या तो इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा हो, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक हो, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की को छोड़ के 15 लाख तक हो, तो उस केस में भी हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे, तभी वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो एनआर ही बना रहेगा। चौथा केस, अब ये चौथा और पांचवा केस अमेंडमेंट है, सारे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। हेलो हेलो अंकल, सीधे बैठो। बच्चे अगर अंकल किसे कह रहे हो मार देंगे आपको, मार देंगे। अंकल किसे बोला पहले बताओ? वैसे प्यार से बोला है, नालायक, कैसे मारने बनाने की बातें क्यों कर रहे हो? सीधे होके बैठो, आपको कह रहा हूं, आप टेढ़े होके बैठे हो। अब ध्यान रखना, 2 केस बताने जा रहा हूं जी, और ये लास्ट दोनों केस अमेंडमेंट है। अगला केस ये है, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा हो, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा हो, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा हो, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा हो, उस केस में अब गवर्नमेंट कह रही है 182 डेज वाली कंडीशन तो है ही है, हम उसको जल्दी रेजिडेंट भी बना देंगे। कब बना देंगे? अगर वो 120 डेज या उससे ऊपर है और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर होगा, तब वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो मतलब इनकम 15 लाख से अगर ज्यादा है और वो इंडिया में विजिट कर रहा है, तो उस केस में एक और कंडीशन आ गई, 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन। एक बच्चा कहता है सर आपने भी एक केस और भी तो कराया, वो केस आपने कौन सा करवाया? वो मैंने करवाया इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, चाहे इंडिया में विजिट कर रहा हो या ना कर रहा हो, चाहे सिंगल डे भी ना रहा हो, चाहे सिंगल डे भी ना रहा हो, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, उस चक्कर में वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, उसको रेजिडेंट माना जाएगा। 61A ये बात कह रहा है। तो बच्चों बस लास्ट के 2 केस पे ध्यान देना, बाकी सब केस आपने पहले पढ़े हुए हैं, लास्ट के 2 केस पे ध्यान देना जी। एक तो ये केस मैंने बोला है, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 120 डेज वाला एक नया क्लोज आ गया। और अगर बाहर से इंडिया में नहीं भी आ रहे बट तुम इंडिया के इंडियन सिटीजन हो और तुम्हारी इनकम 15 लाख से ऊपर है और तुम किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तब तुम क्या बन जाओगे? डीम्ड रेजिडेंट बन जाओगे। तो बस दोबारा बोलूंगा, 61 एप्लीकेबल तब करना जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पर्सन किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल। अब देखो कई सारे बच्चे कह रहे हैं, प्रिया हो गया, नैन्सी हो गया, इशिता हो गया, रिया हो गया, और मेरे ख्याल से विभोर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सुकल्याण हो गया और विनय हो गया। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं, हे भगवान जी 11 रुपए का प्रसाद पक्का, अगर सर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दे बढ़िया से। आपने भगवान से बोला, भगवान ने मुझे बोला एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूंगा, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें एमसीक्यूज भी करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं, और इतना बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा ना, आप कहोगे सर अमेंडमेंट ना हमारे रग रग के अंदर बस गई। सही बता रहा हूँ सर, मजाक नहीं कर रहा। आपको विश्वास नहीं होता है ना मेरे को? कई बच्चे हैं नालायक, विश्वास नहीं करते, कहते सर ना ऐसे ही मारते हैं। ये देख लो फिर अब सर अमेंडमेंट, ये देख लो, ये देख लो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है,
ये प्रैक्टिकल में मैंने लिखा हुआ है और इसका आंसर देख लो, आंसर मैंने लिखा नहीं हुआ, क्यों? आंसर मैं कल कराऊंगा। ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा है और ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखा है ना, सिंगल सिंगल अमेंडमेंट जो चैप्टर के अंदर आई है, आप वाकई कहोगे सर रग रग के अंदर बस चुकी है। बट पहले आज हमें प्रोविजन करना है, आज हमें प्रोविजन करने हैं जी, बाकी सारी बातें करेंगे। क्वेश्चन जो करेंगे, एमसीक्यू जो करेंगे, वो नेक्स्ट रिवीजन क्लास में करेंगे। ये बात याद रखना। मतलब जो हमारी वेडनेसडे को होगी उस रिवीजन क्लास में कर लेंगे, ठीक है। लो जी, अब ये बात क्लियर हो गई जी। अब एक बार देख लो जी, इधर देखो, ये डायग्राम वही है जो मैंने आपको अमेंडमेंट क्लास में लिखवाया था। तो जो बच्चे अमेंडमेंट क्लास देख चुके हैं उन्होंने डायग्राम बनाया होगा, जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी प्लीज ये डायग्राम बना लेना। इधर देखो ध्यान से, नहीं इंडिविजुअल है जी, इंडिविजुअल है, एक इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, या तो होगा यस या वो होगा नो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है और वो इंडियन सिटीजन है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ऊपर है, तो वो क्या बन जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इस डायग्राम को अभी पूरा नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन है। याद करो क्लासेस, याद करो क्लासेस, जब आप बचपन में होते, बिल्कुल छोटे छोटे होते थे आप, क्लासेस के अंदर आप आते थे, याद आ रहा है? क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जब एक पर्सन को आप रेजिडेंट बना दोगे ना, जब एक पर्सन को आप रेजिडेंट बना दोगे, तो रेजिडेंट बनने के बाद दो कैटेगरी होती हैं, या तो वो बनता है आरओआर और या वो बनता है आरएनओआर। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये दो कैटेगरी होती है। याद करो, मैंने कहा था अगर एक पर्सन रेजिडेंट बन जाता है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, या तो बनेगा आरओआर या वो बनेगा आरएनओआर। अब ये दो कैटेगरी क्यों होती है? क्योंकि सेक्शन 5 जो अगला सेक्शन होगा जो हम रिवाइज करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आरओआर के हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। आरओआर के हाथ में इनकम कहीं पर भी कमाओगे ना, सारी इनकम टैक्सेबल होगी। और आरएनओआर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अराइज इन इंडिया टैक्सेबल होती है, अराइज सॉरी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल होती है, अराइज आउटसाइड इंडिया सिर्फ तब टैक्सेबल होती है अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप हो। आरओआर के हाथ में अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया वो भी टैक्सेबल होगी आरओआर के हाथ में। बट आरएनओआर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम सिर्फ तब टैक्सेबल होती है अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप था, तब टैक्सेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। बाकी अराइज इन इंडिया और रिसीव इन इंडिया ये तो हर केस में टैक्सेबल होगी। अब बच्चा कहता है हाँ याद आ गया, आपने क्लास में कुछ समझाया तो था कि रेजिडेंट बनने के बाद आरओआर और आरएनओआर बनते हैं, तो सर उसके लिए तो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं ना। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। अब याद करो, आपकी दो एडिशनल कंडीशन होती थी, आपकी दो एडिशनल कंडीशन होती थी, और गवर्नमेंट ये बात कहती थी अगर ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब तो बनोगे आरओआर, और अगर सिंगल एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है या दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है तब जाके बनोगे आरएनओआर। ये तो बात ध्यान आ रही है? किस किस बच्चे को ये बात ध्यान में आ रही है कि हमने क्लास में ऐसा कुछ किया था? नालायको, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो तो कम से कम हाँ बोल दें। दूसरे बच्चे कह रहे हैं क्यों, हमने जहां से कोचिंग ली है हमें भी याद है। वो तो मैंने कब कहा तुम्हें याद नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ सबको याद है, बट कम से कम हाँ तो बोलो, ऐसे मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता फिर जब सारे बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं ना कि याद ही नहीं आ रहा। याद करो, आपकी दो एडिशनल कंडीशन थी, उन दोनों में से दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करते थे तो आरओआर बनते थे। अगर दोनों में से एक भी या दोनों भी सेटिस्फाइड नहीं करते थे तो आप आरएनओआर बन जाते थे। पूरी क्लास में अगर कोई सिंगल बच्चा बताना चाहता हो एडिशनल कंडीशन क्या क्या थी, पूरी क्लास में सिंगल बच्चा कोई बताना चाहता हो एडिशनल कंडीशन क्या क्या थी, बताओ जी। कोई बच्चा बताना चाहता हो? प्रखर, प्रखर आप मुझे बताओगे पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी? सर फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये थी, जिस साल वो रेजिडेंट बना उसके पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन ये थी कि जिस साल वो रेजिडेंट बना उसके पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और सेकंड एडिशनल कंडीशन सर ये थी कि पिछले 7 साल का 7 टोटल, पिछले 7 साल में वो इंडिया में टोटल जो है 730 दिन या उससे ऊपर इंडिया में रहा हो। अब अगर पिछले 10 में से किसी भी 2 साल इंडिया का रेजिडेंट था
और पिछले 7 साल में इंडिया में 730 दिन या उससे ऊपर अगर इंडिया में रहा था, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा ना तो आरओआर बन जाएगा, नहीं तो आरएनओआर बन जाएगा। बच्चा कहता हाँ याद आ गया, ये बात आपने हमें क्लास में बताई थी। तो क्या सर इसमें अमेंडमेंट आई है? इस कंडीशन में अमेंडमेंट नहीं आई, इस कंडीशन में अमेंडमेंट नहीं आई, बट एक केस आ गया, एक केस यहां पे अब आ गया। केस क्या वो ध्यान सुनना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब देखता हूं कितने बच्चे रिवीजन क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं। अभी सब नालायक बच्चे फिल्टर हो जाएंगे जी, रटने वाले बच्चे सब फिल्टर हो जाएंगे। अभी पता लग जाएगा कौन कौन से बच्चे रिवीजन क्लास सही ढंग से देख रहे हैं। इधर देखना, मैंने ध्यान सुनना, मैंने बेसिक कंडीशन है 1 और बेसिक कंडीशन 2, ठीक है जी। हंस क्यों रहे हो? BC1 BC2 मतलब बेसिक कंडीशन 1 बेसिक कंडीशन 2। इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। बेसिक कंडीशन 1 बेसिक कंडीशन 2, मैंने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी, सेकंड नहीं की। मैंने सेकंड कर दी, पहली नहीं की। मैंने दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी और मैंने दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की। मुझे फटाफट से बोलना, पहले केस में क्या बनूंगा आर, दूसरे केस में क्या बनूंगा आर, तीसरे केस में भी क्या बनूंगा आर, चौथे केस में क्या बनूंगा एनआर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि जहां दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करूंगा उस केस में एनआर बनूंगा, ये बात तो क्लियर है। और ये भी बात हर बच्चा कान खोल के सुन ले कि जहां एनआर बनोगे ना, जहां एनआर बनोगे उस केस में कोई आरओआर और कोई आरएनओआर की बात नहीं होगी, क्योंकि वो बातें रेजिडेंट बनने के बाद होती हैं, एनआर बनने के बाद नहीं होती। चलो जी, आप रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट बनने के बाद दो कैटेगरी आ गई, या तो बनोगे आरओआर और या बनोगे आरएनओआर, यही बनेंगे। अब अगर मान लो एडिशनल कंडीशन 1 है, एडिशनल कंडीशन 2 है, ये सेटिस्फाइड कर दी, ये भी कर दी, ये कर दी, ये नहीं की, ये कर दी, ये नहीं की, या दोनों ही नहीं की। अब बताओ मैं क्या बनूंगा जी, अब बताओ मैं क्या बनूंगा? इसमें बनूंगा आरओआर, बाकी सब में क्या बनूंगा? बाकी सभी में आरएनओआर बनूंगा, क्योंकि दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन मैंने सेटिस्फाइड नहीं की। अब सुना कहना क्या चाह रहा हूं, अब ध्यान सुना कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट कह रही विवेक, अब गवर्नमेंट कह रही विवेक कि दो लोग ऐसे होंगे, दो लोग ऐसे होंगे जिसमें हम कोई भी एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? वैसे तो रेजिडेंट बनने के बाद हम हर केस में एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। अगर दोनों करोगे सेटिस्फाइड आरओआर, नहीं तो आरएनओआर। बट दो लोग ऐसे होंगे जिसमें एडिशनल कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे? आरएनओआर बन जाएंगे। मतलब उनको हम सीधे ही आरएनओआर वाली कैटेगरी में डालेंगे, आरओआर वाली कैटेगरी में चेक ही नहीं करेंगे। सर ऐसे दो केस कौन से होंगे? सबसे पहला केस तो वही होगा, अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, ठीक है जी, और वो या तो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और 120 डेज और मोर रह रहा है, 120 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ऊपर है, पर 182 डेज से कम है, 182 डेज से कम है, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? आरएनओआर बन जाएगा। और दूसरा केस तो वही है जिसको हमने डीम्ड रेजिडेंट बनाया, जिसको हमने, जो इंडिया में सिंगल डे भी नहीं रहा, इंडिया में रहा ही नहीं मान लो, और किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, उसको हमने क्या बोल दिया? डीम्ड रेजिडेंट। बट वो रेजिडेंट तो बन जाएगा, बट वो आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये बात ध्यान देना। इन दोनों लोगों को छोड़ के बाकी सब केस में एडिशनल कंडीशन चेक करना, बट इन दोनों केस में इनको डीम्ड आरएनओआर मानोगे, ये बात ध्यान देना। तो ये बातें हमने अमेंडमेंट क्लास में काफी अच्छे से की हैं जी, ठीक है जी। अब इस पर ज्यादा टाइम मैं लगा नहीं सकता, बट अमेंडमेंट क्लास में मैंने अपनी जान निकाल दी थी जी इस अमेंडमेंट को समझाने में। तो मेरे बच्चे बस इतनी बात ध्यान देंगे, इतनी बात रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि डीम्ड आरएनओआर में दो केस और ऐड हो चुके हैं, डीम्ड आरएनओआर वाले कॉन्सेप्ट में दो केस और ऐड हो चुके हैं। पहला केस तो वही वाला, इंडियन सिटीजन है, 15 लाख से ऊपर है, इंडिया में विजिट कर रहा है, 120 डेज और मोर है, बट लेस देन 182 डेज है, उस केस में आरएनओआर बनेगा। और अगर कोई डीम्ड रेजिडेंट बन चुका है तो भी आरएनओआर वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये बात ध्यान देना। तो मैं आपको दिखाता हूं जी, ये देखो जी, ये आपका है आरएनओआर। अब एक तो वही है, अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट रहा है 9 बार, नॉन रेजिडेंट 9 बार रहा है, मतलब रेजिडेंट कितनी बार रहा है? 1 बार। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बार रेजिडेंट रहा होता
तो फिर वो पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देता। अब अगर भैया दो में से एक बार रहा है, मतलब 9 बार एनआर रहा है, या 730 दिन नहीं रहा, 729 दिन रहा है, तो क्या बनेगा आर एन ओ आर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये दो केस देखो जी क्या बोल रहे हैं, अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन चुके हो 6(1)A में तो भी आप आर एन ओ आर बनोगे, और अगर 120 डेज और मोर है बट लेस देन 182 है और इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में भी आप आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। बस एक बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना जी, सिंपल सी बात बस ये ध्यान देना कि जो जिन दो केस में अमेंडमेंट आई है ना, उन दो केस में हम आर ओ आर चेक नहीं करेंगे, आर एन ओ आर ही बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया है, अब ये डायग्राम आप देख लो जी। अब अगर किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लाइबल नहीं है तो क्या बनेगा, डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, चाहे वो इंडिया में सिंगल डे भी ना रहा हो, और उसको क्या बनेगा, आर एन ओ आर मानेंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। और देखो ये पॉइंट जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन पर होगा, इंडियन ओरिजिन पे नहीं होगा। अब अगर वो किसी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल है, अब वो रह रहा है लेस देन 180, सॉरी लेस देन 120 डेज, अपने आप बोल देना। अब अगर लेस देन 120 डेज है फिर तो वो क्या बनेगा, एनआर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेजिडेंट वो तब बनेगा अगर 120 डेज या उससे ज्यादा हो और पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ऊपर। अब अगर है ही लेस देन 120 तो क्या बन गया, एनआर बन गया। अब अगर 120 डेज और मोर है, लेस देन 182 डेज है और पिछले 4 साल में 365 दिन है, तो क्या बनेगा, रेजिडेंट और आर एन ओ आर। और अगर 182 डेज और मोर हो गया फिर तो वो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, और फिर आर ओ आर बनना या आर एन ओ आर बनना फिर वो एडिशनल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, उसके बेस पे ही चेक करेंगे। तो मेरी पूरी फैमिली बस ये बात ध्यान दीजिए। अब डीम्ड आर एन ओ आर में दो केस आपके नए ऐड हो चुके हैं, तो एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन ये पूछेगा, एक इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करेगा, किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, वो इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है। तो बताओ आर ओ आर और आर एन ओ आर में से वो किस कैटेगरी में आएगा, आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है 120 डेज और मोर बट लेस देन 182 डेज, तो उस केस में रेजिडेंट तो बन चुका है, क्या बनेगा, आर एन ओ आर बनेगा, आर ओ आर वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। इनको छोड़ के बाकी कोई भी होंगे सब केस में एडिशनल कंडीशन चेक करोगे। बस ये बात ध्यान देना। तो ये अमेंडमेंट आई है सर रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में, ठीक है। तो अब जाके मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। मैं चाहता हूं मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा करके बच्चा सामने बैठा है, सच्चे दिल से जिसने रिवीजन क्लास मेरी आज पूरी सुनी है अभी तक की, अभी तो हम आगे आगे और भी करेंगे, बट अभी तक की जो क्लास सुनी है, कोई बच्चा मुझे रिवाइज करवाना चाहता हूं, क्लास हैंड रेस करो जी, हैंड रेस कर दो। कोई बच्चा रिवाइज करवाना चाहता हो प्लीज एक बार हैंड रेस करो जी, प्लीज एक बार हैंड रेस करो। कई नालायक बच्चे तो बैठे ऐसे करके बैठे हैं, कह रहे हम क्यों करवाएं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है, विवेक सर की है, अपने आप करवा देंगे, हम अपने हाथ क्यों थकाएं। विवेक सर अपना 2 घंटे 1.5 घंटे बोलते हैं, बोल बोल के थक जाते होंगे, चले जाते हैं, हमारा क्या लेने देना। कई बच्चे तो ऐसे हैं सारी रिवीजन क्लास देख रहे हैं। मैं कितनी बार बोल चुका, अगर आप लाइक का बटन दबा दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। वो कहते हैं हम वीडियो भी पूरी देखेंगे, लाइक भी नहीं दबाएंगे, और कई बच्चे लाइक छोड़ो डिसलाइक दबा के फिर वीडियो देखते हैं। पता नहीं ऐसे कैसे बच्चे हैं नालायक। सर लाइफ में सफलता हासिल करनी है ना तो दूसरे को इनकरेज करने की सोचा करो, डिस्करेज करने की मत सोचा करो। मैं सही बता रहा हूं सर, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छे इंसान बनना है तो। ठीक है, इधर सुना ध्यान से चलो। दो बच्चे हैं जो कह रहे हैं रिवीजन करवाएंगे जी। एक बच्चा तो है, क्या नाम है आपका, नैन्सी, एक बच्चा है नैन्सी, और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, क्या नाम आपका, दृष्टि। लो जी, एक बच्चे का नाम है दृष्टि और एक का नाम है नैन्सी। लो जी नैन्सी आप मुझे बताओ जी। अच्छा ऋषभ कह रहा है सर मैं भी तो बताना चाहता हूँ, और देखो बच्चा एक ऋषभ हो गया, विभोर हो गया, अभिषेक हो गया, कह रहे हम कहाँ गए। चलो एक ऐसा करेंगे, एक बताएगी नैन्सी और एक दृष्टि की बजाय ऋषभ बताएगा। अब तो ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो इधर सुना ध्यान से, नैन्सी पहले आप बताओ। सर आपने भी पूरी क्लास जी अलर्ट होके नैन्सी को सुनेगी, आधा प्रोविजन नैन्सी रिवाइज कराएगी, आधा कराएगा ऋषभ, और बाकी सब बच्चे अपने आप बोलने की कोशिश करेंगे घर में बैठे बैठे। नैन्सी बताओ जी।
सर अभी तक आपने ना हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया। आपने कहा 5 से लेकर 9 तक प्रोविजन होंगे। 5 हम डिस्कस करेंगे, 6 हम डिस्कस करेंगे, 7 सैलरी में होगा, 8 हमारे किसी काम का नहीं है, 9 हम डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले स्टार्ट कराया सेक्शन नंबर 6 कि भैया कब रेजिडेंट बनेंगे, कब नॉन रेजिडेंट बनेंगे, वो सारी की सारी बातें आपकी 6 में आती हैं। और उससे पहले ना आपने कुछ बेसिक बातें बताई हैं। सबसे पहले बेसिक बात आपने बताई कि रेजिडेंट जो हम चेक करते हैं, स्टेटस जो हम चेक करेंगे, वो चेक करेंगे प्रीवियस ईयर का असेसमेंट का चेक नहीं करेंगे। दूसरा आपने कहा कि जब भी स्टेटस कैलकुलेट करेंगे हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट रूल्स होंगे। तीसरा सर आपने कहा कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजन या इंडिया का रेजिडेंट होना, ये तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, इनको मर्ज मत करके चलना, ये कॉन्सेप्ट आपके अलग अलग होते हैं। फिर चौथा आपने कहा कि एक पर्सन जो है एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, ये बात आपने में बताई थी। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना आपने स्टेटस निकालना सिखाया। आपने कहा स्टेटस इंडिविजुअल का भी निकालते हैं, स्टेटस एचएफ का भी निकालते हैं, कंपनी का भी निकालते हैं। इंडिविजुअल के अलग रूल्स हैं, कंपनी के अलग रूल्स हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी लोग होंगे उनके अलग रूल्स हैं। हमने बातें स्टार्ट की इंडिविजुअल की, बहुत बढ़िया नैन्सी। सर फिर इंडिविजुअल वाले केस में आपने कहा कि रेजिडेंट तब बनते हैं अगर दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हैं। पहली बेसिक कंडीशन आपने बोला जी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर अगर रहा हो तो रेजिडेंट बन जाएगा। और सेकंड बेसिक कंडीशन है अगर 182 डेज से कम है बट 60 दिन या उससे ऊपर है और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर होगा तो भी रेजिडेंट बन जाएंगे। तो मतलब सर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर रेजिडेंट बन जाएंगे, अगर दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं करेंगे फिर बन जाएंगे सर नॉन रेजिडेंट। ये सारी बातें आपने हमें बताई हैं, बहुत बढ़िया नैन्सी। अब ऋषभ आगे की जर्नी आप बताओगे सब बच्चों के साथ। सर आगे आपने ये बताया कि वैसे आपकी दो कंडीशन होती हैं, इन दोनों में से एक सेटिस्फाइड करेंगे तो रेजिडेंट बन जाएंगे, बट 5 केस ऐसे होंगे जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। सबसे पहला केस हर बच्चा घर बैठे बैठे बोलेगा जी, ऋषभ के साथ साथ हर बच्चा बोलेगा। सर पहला केस तो ये है इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में 182 डेज और मोर चेक करेंगे। दूसरा केस इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, उस केस में हम 182 डेज चेक करेंगे। तीसरा केस आपने बोला इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख तक है, उस केस में भी 182 डेज चेक करेंगे। फिर आपने बोला इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है 182 डेज तो चेक करोगे, बट एक कंडीशन और भी है 120 डेज और मोर और 365 दिन या उससे ऊपर पिछले 4 साल में, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी तो भी आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। और सर फिर लास्ट केस आपने बताया है इंडिविजुअल और इंडियन सिटीजन, उसकी इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और सर जो आपने बोला है ना ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, और वो 120 डेज वाला जो आपने बोला है, ये दोनों ना, ये दोनों जो हैं ये आर एनओआर वाली कैटेगरी में जाएंगे, आरओआर वाली कैटेगरी में नहीं जाएंगे। और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब लोगों में एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब वो आरओआर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो सर ये सारी बातें आपने बोली हैं, कमाल कर दिया जी। और इवन ऋषभ के लिए नहीं, पूरी फैमिली जितने बच्चे हैं आपको नजर ना लग जाए जी, मेरी भी ना लगे, किसी की भी ना लगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप दे रहे हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो, दिल खुश कर रहे हो आप, वाकई मजा आ रहा है जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगर एक दिक्कत है, अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है क्योंकि कुछ बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास देखी नहीं है, तो अगर दिक्कत है तो फिर वीडियो पीछे करके सुन लेना, या फिर एक बार अमेंडमेंट क्लास देख लेना। जिन्होंने अमेंडमेंट देखी है और एक बार घर से पढ़ के आए हैं उनको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चल सकते हैं आगे? चलो इधर सुना ध्यान से। अब ये सारी बातें इंडिविजुअल की ना, अब ये सारी बातें इंडिविजुअल की कंप्लीट करने के बाद इंडिविजुअल का स्टेटस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस यहां पे ये बताना है इंडियन सिटीजन कब बनते हैं या इंडियन ओरिजिन कब बनते हैं। आप में से कोई बच्चा है जो मुझे फटाफट से ये बता दे कि इंडियन ओरिजिन के पर्सन कब बनते हैं? आप में से कोई सिंगल बच्चा ये बताना चाहता हो कि हम इंडियन ओरिजिन के पर्सन, हम इंडियन ओरिजिन के पर्सन कब बनते हैं? कोई बताना चाहता हो? यस, क्या नाम है आपका? विभोर। विभोर आप बताओ जी, हम इंडियन ओरिजिन कब बनते हैं? सर इंडियन ओरिजिन तब बनते हैं अगर हम, हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुआ था ना, तब हम बन जाते हैं इंडियन ओरिजिन के पर्सन। दोबारा बोलो जी, कब बनते हैं? अगर हम, हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक
अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तब क्या बन जाते हैं, इंडियन ओरिजिन के पर्सन बन जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या नाम आपका, दृष्टि से जानना चाहता हूं, दृष्टि, विभोर ने एक वर्ड यूज किया अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, तो ये बता दो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या होता है, 1947 से पहले। आप बताओगे 1947 से पहले इंडिया में क्या क्या था, बताओ जी। 1947 से पहले इंडिया में क्या क्या था, बोलो फटाफट से बोलो। एक तो इंडिया, ठीक है। एक क्या था, पाकिस्तान, ठीक है। और बताओ जी, बांग्लादेश, चलो और बताओ, नेपाल, वेरी गुड, और बताओ, भूटान, बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, लगे रहो लगे रहो, मैं कह रहा हूँ यूएसए बोल दो, यूएसए बोल दो, इंग्लैंड बोल दो, लंदन बोल दो, चाइना बोल दो, कनाडा बोल दो, जापान बोल दो, सब कुछ। मैं कह रहा हूँ पूरा वर्ल्ड ही हमारा इंडिया था। नालायक बच्चा लगा हुआ है, कह रहा सारा ही ब्रह्मांड हमारा इंडिया था। नालायक को 1947 से पहले इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये अनडिवाइड इंडिया का पार्ट है। बाकी सब कहां से कवर कर रहे हो आप, कुछ भी कवर करते जा रहे हो, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कवर करोगे। इधर सुना ध्यान से, नालायक बच्चे मजे ले रहे हैं मेरे। अगर आप, आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर 1947 से पहले पैदा हुए हैं, कहां पे, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, कहीं पर भी पैदा हुए हैं, तो आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे, ठीक है। और ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी और नाना नानी दोनों कवर होते हैं, बस ये बात ध्यान देना। तो इंडियन ओरिजिन में के बारे में आपको दिखा देता हूं जी। ये देखो जी, इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन ये आपको दी हुई है, और ये डेफिनेशन हमने क्लास में लिखी हुई है जी, ठीक है। तो जो और बाकी जो बच्चे होंगे उन्होंने भी लिखी होगी। तो इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में ना कई बार पूछ सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं। अच्छा, इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, देख लो इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं। अब जिनका बर्थ 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, बट 1 जुलाई 1987 से पहले का है, क्या हमारी फैमिली में से कोई बच्चा, क्या हमारी फैमिली में से कोई बच्चा 1987 से पहले का है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो, हद हो गई नालायक बच्चे, एक मिनट रुको, मेरी तरफ क्या देख रहे हो भाई, मैं 1987 से पहले का नहीं हूं, क्या मुझे बुजुर्ग समझ रहे हो क्या, मतलब किस जमाने का समझ रहे हो आप मुझे। जितनी आपकी उम्र है ना, जो आपकी एज है, उसे 2-3 महीने छोटा ही हूं मैं। ये बेकार की बातें मत करो मेरी तरफ। बच्चा कह रहा है आप 1987, मैं 1987 से पहले नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं, अपनी रोजी रोटी पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 87 से पहले मेरा बर्थ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो भी आप में से कई बच्चे हो सकते हैं सर, ऐसा नहीं है, कई बच्चे देखो 55 साल के, अभी 55 ईयर के एक पर्सन ने सीएस कंप्लीट की ना, तो क्या पता वो इस कैटेगरी में आते हो। तो आप में से मे भी कई बच्चे हो जो काफी लेट सीएस ज्वाइन करते हैं, क्या पता वो इस कैटेगरी में आते हो। या चलो अगर कोई नहीं भी है, हमारी फैमिली में कोई ना कोई पक्का होगा। मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई पर्सन इस कैटेगरी के बीच में आ रहे ना, तो वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। मतलब अगर किसी का बर्थ 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले का है, वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन है। अब बच्चा कहता है सर अगर 1987 के बाद बर्थ है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारा बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद है, बट 3 दिसंबर 2004 से पहले है, कहां से पहले है, 3 दिसंबर 2004 से पहले है, तो उस केस में वो इंडियन सिटीजन तब बनेंगे अगर उनके बर्थ के टाइम पर उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन था। उम्मीद करूंगा जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने यहां पे बैठे हैं सब सेकंड कैटेगरी में कवर होते होंगे। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो 2004 के बाद हो, मतलब हो सकता है 15-16 साल का कोई शायद बच्चा हो। है कोई ऐसा बच्चा 2004 के बाद, एक 3 दिसंबर 2004 के बाद जिसका बर्थ है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखेगा। नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा, मतलब हो सकता है सर, कई कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 2004, 3 दिसंबर 2004 से पहले क्यों, फिर तो सेकंड कैटेगरी। हम सब इंडियन सिटीजन कब बनेंगे, अगर हमारे बर्थ के टाइम पर हमारे पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन था तब। बट अगर कोई मेरी फैमिली का बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद का है और टिल डेट तक जितने बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो तब बनेंगे अगर उनके मम्मी एंड पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे, तब आप इंडियन सिटीजन बनोगे। अच्छा, तो सर वो जीजू, जीजू फॉरेन सिटीजन है, और जीजी, जीजी मतलब प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, तो उनका जो बच्चा पैदा होगा ना, एज पर लो वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा। क्योंकि जो अब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इंडियन सिटीजन वाली कैटेगरी में तब आएंगे अगर मम्मी एंड पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे, तब बनेंगे।
बट अगर हम अपनी कैटेगरी की बात करेंगे, 2004 के बीच की बात करेंगे, तो पेरेंट्स में से कोई भी एक होना चाहिए। और अगर 1987 से पहले की बात करूंगा, वो सब लोग तो बाय बर्थ हैं, वो सब लोग बाय बर्थ हैं। ठीक है जी। तो इंडियन सिटीजन की डेफिनेशन मैंने क्लास में लिखवा दी थी जी, काफी सारे बच्चों ने लिखी होगी जो मुझसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े अगर आपको लिखनी है तो आपके सामने है, एक बार यहाँ पे पोज करके लिख सकते हो जी। ये डेफिनेशन आपके सामने है, इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं। लो जी, अब जाके इंडियन सिटीजन हो गया, इंडियन ओरिजिन हो गया, तो फाइनली अब जाके सेक्शन 6 में इंडिविजुअल के सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे निकालते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आ रहा हूं जी, इंडिविजुअल के अलावा बात करने जा रहे हैं एचयूएफ की, एओपी की, बीओवाई की, लोकल अथॉरिटी होगी, सोसाइटी होगी, उस केस में स्टेटस कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंड है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है, गवर्नमेंट ये बात कहती है, इधर देखना ध्यान से। अब अगर बात मैं करूंगा जी, ये लो, अगर बात मैं करूंगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर एसएससी, अदर एसएससी का मतलब क्या है, एचयूएफ हो गया जी, फर्म हो गया, एओपी हो गया, बीवाई हो गया, मतलब इंडिविजुअल और कंपनी को छोड़ के जो भी लोग होंगे उनका स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद करो अपने क्लास में क्या हुआ जी, अगर इन लोगों का थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर इंडिया में होगा ना, फिर तो बन जाएंगे रेजिडेंट। और अगर इनका 100% कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा ना, फिर बन जाएंगे एनआर। बस ये बात ध्यान देना। तो बिल्कुल सिंपल सा लो है जी, बिल्कुल सिंपल सा लो है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना एचयूएफ का पार्टली कंट्रोल इंडिया में पार्टली बाहर है, तो एचयूएफ क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। अगर एचयूएफ का सारा कंट्रोल इंडिया में है तो क्या बन गई, रेजिडेंट बन गई। अगर एचयूएफ का 100% कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा, उस केस में एचयूएफ एनआर बनेगी, नहीं तो एनआर नहीं बनेगी। एक बच्चा कहता है, एक सेकंड रुकना यार, मैं ना माइक की ना बैटरी चेंज कर लूं, खत्म होने वाली है, पता लगे मैं बोलता रह जाऊं, क्लास चलती रहे और इधर माइक की बैटरी खत्म हो जाए, सारा सेशन ही खराब हो जाए। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट लगेंगे आपके। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है जी मेरी? ठीक है। अच्छा पानी पी लूँ 2 मिनट या नहीं पीऊँ? 1 मिनट पानी पी लूँ, 1 मिनट लगेगा बस। चलो इधर देखना ध्यान से। अब एचयूएफ वाले केस में, हाँ जी, एचयूएफ वाले केस में गवर्नमेंट क्या कह रही है, अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया में हो या पूरा इंडिया में हो तो रेजिडेंट बन जाएगी, अगर सारा बाहर होगा फिर एचयूएफ क्या बनेगी, एनआर बनेगी। अब एक बच्चा कहता है यार, एचयूएफ का स्टेटस निकालने के लिए क्या हम करता नहीं चेक करते? आंसर इज नो सर। एचयूएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो डिपेंड करता है एचयूएफ के कंट्रोल पर। मैं दोबारा बोलूंगा, एचयूएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो डिपेंड करता है एचयूएफ के कंट्रोल पर। एचयूएफ का आरओआर होना या आरएनओआर होना वो डिपेंड करता है कर्ता पर। तो मेरी पूरी फैमिली ये बात कान खोल के सुन ले, अगर एचयूएफ रेजिडेंट बन चुकी है, अगर एचयूएफ रेजिडेंट बन चुकी है तो रेजिडेंट बनने के बाद एचयूएफ आरओआर होगी या आरएनओआर होगी, वो डिपेंड करेगा कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करता, मैं आपके एग्जाम में जो नेक्स्ट सेशन होगा जी उसके एमसीक्यूज बना के लाऊंगा कई सारे, और रेजिडेंशियल स्टेटस में दिखा दूंगा जी। अगर आपके बेसिक, ये कई बच्चे ना बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत हवा के अंदर उड़ रहे हैं कि बेसिक के तो हमारे सारे एमसीक्यूज सही थे, रेजिडेंशियल स्टेटस के एमसीक्यूज में सबके तोते उड़ जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस के जब मैं एमसीक्यूज बना के लाऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको लगेगा यार प्रोविजन तो आते थे, क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हो रहे। फिर मैं याद कराऊंगा कि आपने प्रोविजन सही ढंग से पढ़े ही नहीं थे। जो बच्चे बातचीत कर रहे हैं ना, ये उनके लिए वार्निंग दे रहा हूं मैं। आपको लगेगा कि प्रोविजन सारे आते हैं, आपको दिखाऊंगा एमसीक्यूज आप सारे गलत करके आओगे। क्यों? प्रोविजन आप सही ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, एचएफ का रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होना वो एचएफ पे डिपेंड करेगा। बट अगर एचएफ रेजिडेंट बन जाती है तो एचएफ आरओआर है या आरएनओआर है वो कर्ता पे डिपेंड करेगा। अगर कर्ता, ध्यान सुनो, अगर कर्ता दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं यार ये बात समझ में, अगर कर्ता दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, फिर तो एचएफ बनेगी आरओआर, नहीं तो एचएफ क्या बन जाएगी, आरएनओआर बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये आरओआर और आरएनओआर
बनना इंडिविजुअल और एचयूएफ कैटेगरी में ही आता है। बाकी कंपनी हो गई, फर्म हो गई, एओपी हो गई, बीवाई हो गई, उन सब केस में या तो वो आर बनेंगे या वो एनआर बनेंगे। आरओआर और आर एनओआर की कैटेगरी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही चेक करते हैं और किसी में चेक नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो एचयूएफ का फर्म का स्टेटस कैसे निकालते हैं, फटाफट से बोल दो कैसे निकालते हैं। नहीं, कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे निकालते हैं। अब बात करो कंपनी की। कंपनी वाले केस में ना, कंपनी वाले केस में दो केस होते हैं अच्छे। एक तो होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। क्या होती है जी? एक होती है इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। अब अगर इंडियन कंपनी होगी फिर तो हमेशा ही इंडिया के रेजिडेंट होगी। इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी, कंट्रोल मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पर भी हो, कुछ भी कहीं पर हो, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट बनती है। फॉरेन कंपनी में दो केस होते हैं, याद करो आपने क्लास में किया था। अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उस केस में गवर्नमेंट कहती है फॉरेन कंपनी हमेशा ही एनआर मानी जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक है, हमेशा ही एनआर होगी, हर केस में एनआर होगी। बट अगर उस फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, दोबारा बोलूंगा, अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर हम चेक करेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उसकी पोयम अगर इंडिया में है तो कंपनी बनेगी रेजिडेंट, और अगर पोयम बाहर होगी तो फिर वो कंपनी क्या बनेगी? नॉन रेजिडेंट। बस ये पर ध्यान देना। तो मेरे सामने बैठे हुए बच्चे इतनी बात ध्यान दें कि फॉरेन कंपनी के हर केस में पोयम कॉन्सेप्ट नहीं लगता, तब लगता है अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो। बट अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो फॉरेन कंपनी हमेशा ही एनआर वाली कैटेगरी में कवर होती है। ये बात ध्यान देना। देखो जी, मैंने लिखा हुआ है इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, फॉरेन कंपनी अगर उसकी पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट है, पोयम बाहर है तो वो एनआर है। बट मैंने क्या लिखा? अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तब पोयम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी, उस केस में कंपनी हमेशा ही एनआर मानी जाएगी। बस ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें लिखी है। ठीक है जी। अब पोयम की गाइडलाइंस जो है ना, आपकी बुक में दी हुई हैं। और गाइडलाइंस की मैं दोबारा बोलूंगा, पोयम की गाइडलाइंस की वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी डाली हुई है, आज से मेरे ख्याल से 1 साल पहले। उस गाइडलाइंस में कोई भी चेंज नहीं आया, पोयम गाइडलाइंस में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जिस बच्चे को पोयम गाइडलाइंस डिटेल में पढ़नी है तो आप सर्च कर लेना जी, पोयम गाइडलाइंस बाय सीए विवेक गाबा। एक पूरी वीडियो आ जाएगी, 1 घंटे की होगी, वो 1 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो। अगर पोयम गाइडलाइंस आपने पहले पढ़ी हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ी तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लेना। दोबारा बोलूंगा, सर्च करोगे पोयम गाइडलाइंस बाय सी विवेक गाबा, एक वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो आप देख लेना, 1 सवा घंटे की होगी, उसमें सारी पोयम गाइडलाइंस है। सर क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है? यस, बन सकता है, क्योंकि पोयम गाइडलाइंस आपके सिलेबस में है। कई बच्चों को यही नहीं पता हमारे सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो क्लास के अंदर मैंने लिखवाई है, अगर उन बच्चों को याद है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देख लेना चाहिए। और अगर याद नहीं, अगर याद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट इतनी बात ध्यान देना, वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल तब होती हैं अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो। अगर 50 करोड़ तक होगी, फॉरेन कंपनी हमेशा एनआर बनेगी, और इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होती है। ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। लो जी, अब जाके इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे निकालते हैं ये रिवाइज हो गया, कंपनी का स्टेटस कैसे निकालते हैं ये रिवाइज हो गया, और एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीवाई, इनका स्टेटस कैसे निकालते हैं ये सब रिवाइज कर लिया। अब ये सब रिवाइज करने के बाद ना, अब आ जाओ जी आज की क्लास के लास्ट पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आज हमें 5 करना है और 6 करना है, 9 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब ये तो हमें समझ में आ गया कि कब हम आरओआर बनेंगे, कब हम आर एनओआर बनेंगे, और कब हम एनआर बनेंगे, ये हमें समझ में आ गया। अब हमें बस ये देखना है, अब हमें बस ये देखना है कि आरओआर के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, आर एनओआर के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, और एनआर के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। मैं चाहता हूं आप ही मुझे बताओ, मैं क्या आपको बताऊं, आप ही मुझे बता दो, आप ही मुझे बता दो। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ये है जी आरओआर, ये है आरओआर। बातचीत मत करो यार प्लीज, 10-15 मिनट की बात और रह गई है। ये आर एनओआर है और ये एनआर है। ये आरओआर है, ये आर एनओआर है, ये एनआर है। प्लीज ध्यान सुना, प्लीज ध्यान सुना। इनकम अराइज और डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, एक केस तो हो गया ये।
दूसरा, बातचीत मत करो यार, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। और तीसरा केस है इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सबसे पहला केस बताओ जी, सबसे पहला केस बताओ। अगर इनकम अराइज इन इंडिया है, मतलब आपने इनकम इंडिया में कमाई है या इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया। सर सोच समझ के बोलना, अगर इनकम इंडिया में अराइज की है या डीम टू बी अराइज है, तो क्या तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? नालायक को हाँ ही बोल दो, ये तो आपने बातें क्लास में सही ढंग से पढ़ी हैं। अगर पैसा इंडिया में आपने कमाया है या इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया है, तो क्या वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चाहे आरओआर हो तो भी टैक्सेबल, सिंपल सी बात है। चाहे आरओआर हो तो भी टैक्सेबल, आरएनओआर तो भी टैक्सेबल, एनआर हो तो भी टैक्सेबल। मेरी पूरी फैमिली ये बात तो ध्यान दे, अराइज इन इंडिया और डीम टू बी अराइज इन इंडिया, ये तीनों ही हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे वो कोई भी हो। एक केस तो हो गया। सेकंड केस ये आ रहा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब आपने कमाई कहीं पर भी है, कमाई कहीं पर भी है, बट अगर वो इनकम आपने इंडिया में रिसीव की है या इंडिया में रिसीव किया मान लिया गया, तो गवर्नमेंट कह रही चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में कवर हो, तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। बट मेरी फैमिली का, सीधो के बैठो नालायक, सीधो के बैठो, मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान दे, रिसीव्ड और रेमिटेंस में फर्क होता है। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि आपने इनकम बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। याद आ रहा है कुछ आपको? बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया। तो मैंने कहा था रेमिटेंस जो होगी वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। रेमिटेंस एक अलग चीज है, रिसीव्ड एक अलग चीज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कमाई बाहर, रिसीव बाहर की, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर कमाई बाहर है, रिसीव्ड आपने इंडिया में की है, तो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो फटाफट से पूरी क्लास एक साथ बोल दे रही, अराइज इन इंडिया तीनों के हाथ में टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया तीनों के हाथ में टैक्सेबल। मतलब अराइज और रिसीव अगर इंडिया में होगी, हर कैटेगरी में टैक्सेबल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेन मुद्दा आ रहा है, मेन मुद्दा आ रहा है, अगर आपने इनकम बाहर कमाई है और बाहर ही रिसीव की है, अगर कमाई भी बाहर है, रिसीव बाहर की है, गवर्नमेंट कह रही आरओआर में तो टैक्सेबल है, आरओआर में टैक्सेबल है और एनआर में टैक्सेबल नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इनकम बाहर कमाई, ध्यान सुनो, अगर कोई इनकम बाहर कमाई, अब अगर इनकम आपने बाहर कमाई, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर इनकम आपने बाहर कमाई और बाहर ही आपने रिसीव की है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इतनी बड़ी सुपर पावर तो है नहीं कि उड़ के आ जाए पक्षी राजन बन के। वो एक मूवी थी ना रोबोट 2, उसमें अक्षय कुमार क्या था? पक्षी राजन था। आप में से कई बच्चों ने अगर मूवी देखी होगी रोबोट 2, उसमें अक्षय कुमार एक पक्षी राजन था जो सारे मोबाइल खींच लेता था, क्योंकि मोबाइल की आदत जो होती है गंदी होती है, और मोबाइल जो होता है वो एनिमल्स और बर्ड्स जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें मूवी में बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि मोबाइल को कम से कम यूज करो। अब सोच समझ के बोलना, एक एनआर ने पैसा बाहर कमाया, बाहर ही रिसीव किया, क्या इंडिया वाले ऐसे फटाफट से उड़ के बाहर जाएंगे, लाओ जी टैक्स लाओ, लाओ जी टैक्स लाओ, हमारे पास पूरी पूरी पावर है? क्या वो ये काम करेंगे? मतलब ही पैदा नहीं होता। क्योंकि बाहर वाला बंदा बोलेगा ना, वो कहेगा भैया क्या पैसा बाहर का रहने वाला बाहर ही पैसा कमाएगा, बाहर ही रिसीव करेगा, इंडिया में टैक्स क्यों पे करूंगा? तो मतलब ये इनकम एनआर में नॉन टैक्सेबल, ये इनकम आर में टैक्सेबल। अब गवर्नमेंट कहती है ये इनकम आरओआर में टैक्सेबल होगी, बट तब होगी अगर इस इनकम का बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया या बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो आरओआर में भी टैक्सेबल है, आर एनओआर के अंदर भी है, बट एनआर में नहीं है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टैक्सेबल ओनली इफ, वैसे बात आपने बुक में लिखी होगी जी, टैक्सेबल ओनली इफ बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर कोई इनकम बाहर कमाई है, उसका कंट्रोल और प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, तो आर एनओआर में टैक्सेबल सिर्फ तब होगी, अदरवाइज आर एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो मेरी पूरी फैमिली ध्यान दे जी, सेक्शन 5 में आरओआर के हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है,
कहीं पर भी कमाओ, कहीं पर भी रिसीव करो, बट ध्यान रखना एग्जम्प्टेड इनकम जो होती है वो आरओआर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होती। एग्जम्प्टेड इनकम कैसे? जैसे मान लो एग्रीकल्चर इनकम अराइज इन इंडिया, वो तो एग्जम्प्ट है, सबके हाथ में एग्जम्प्ट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 112A में है, 1 लाख तक एग्जम्प्ट होते हैं, तो अगर 1 लाख एग्जम्प्ट है तो सबके हाथ में एग्जम्प्ट है। मतलब जो भी आपकी इनकम एग्जम्प्ट है ना इनकम टैक्स में, वो तीनों के हाथ में एग्जम्प्ट है, वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज आरओआर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, एनओआर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम सिर्फ तब टैक्सेबल होगी अगर कंट्रोल इंडिया में होगा, और एनआर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल होंगी, या तो अराइज इन इंडिया होगी या रिसीव इन इंडिया होगी, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है नी। और एक जमाने में डिविडेंड की इनकम भी एग्जम्प्ट होती थी, आपको पता होगा डिविडेंड की इनकम भी एग्जम्प्ट होती थी, बट अब डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल हो चुकी है। तो गलती से अगर आपके नोट्स में, जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपके नोट्स में लिखा है कि डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट है तीनों के हाथ में, उसको चेंज कर लेना। अब अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो आरओआर के हाथ में भी टैक्सेबल है, एनओआर के हाथ में भी है, और एनआर के हाथ में भी। क्यों? क्योंकि अब डिविडेंड के केस में टैक्सेबल शेयर होल्डर के हाथ में होता है, अब जो एग्जम्पशन थी वो लो खत्म हो चुका है। और ये बात हमने अमेंडमेंट क्लास में की थी जी। और बाकी जब मैं अदर सोर्स की रिवीजन कराऊंगा तो अदर सोर्स में आपको बता दूंगा कि डिविडेंड के लो की टैक्सेशन क्या है जी। ठीक है, तो ये अब जाके जी आरओआर का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अब आरओआर के हाथ में क्या हो गया, एनओआर के हाथ में क्या होगा, एनआर के हाथ में क्या होगा, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, मेरे दिल में ना एक विचार आ रहा है कि जो मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस की आज रिवीजन कराई है सेक्शन 6 की विद अमेंडमेंट, उसका एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया था, वैसे तो था कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कराना तो मुझे है, क्या मैं उसको वैसे होमवर्क दे दूं आपको? अगर आपको करने की ट्राई करनी है, पहली बात तो डीमोटिवेट मत होना, क्वेश्चन देख के डीमोटिवेट मत होना, कोशिश करना अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट पढ़ने के बाद जो डायग्राम मैंने बनाया है अमेंडमेंट क्लास में या आपने क्लास में बनाया या कुछ भी आपके पास नोट्स होंगे, उसके बेस पे वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना। क्या पता आपके वो क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए, और अगर मेरे बिना बताए, सही बता रहा हूं सर, अगर मेरे बिना बताए वो क्वेश्चन अगर 10% बच्चों का भी सही हो जाता है ना, आपने कमाल कर दिया जी, वाकई कमाल कर दिया। और अगर सही नहीं होता तो कोई दिक्कत है, तो भी घबराना नहीं है, वो मुझे ही समझाना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, वो क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूं जी, हो सके तो आप घर से ट्राई करना, कोशिश करना करने की, क्या पता वो क्वेश्चन हो जाए। ये लो जी, मैं ना थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूं, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक 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 पहले तो मैं क्वेश्चन हटाऊं, पहले नोटिंग कर लो, समझना तो है नहीं, पहले नोटिंग कर लो। जैसे वीडियो ऐसा, फिर अगर ऐसा काम करोगे ना, मैं वीडियो यूट्यूब से हटाना स्टार्ट कर दूंगा फिर। सर वीडियो अभी यूट्यूब पे ही रहेगी और हमेशा के लिए यूट्यूब पे रहेगी, नोटिंग तो कभी भी कर सकते हो। पहले समझ लो वो क्वेश्चन है क्या, क्योंकि अगर समझ लोगे क्या पता आपसे और जल्दी सोल्व हो जाए। तो प्लीज नोटिंग मत करना, ये 3-4 बच्चे नोटिंग करने लगे थे, प्लीज एक बार रुक जाओ, पहले समझ लो, इधर देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हूँ। मिस्टर विनोद है, इज लिविंग इन दुबई, वो दुबई में रह रहे हैं सिंस 1990। और मिस्टर दुबई कौन है? मैंने एक स्टार बनाया हुआ है, उस स्टार को डिफाइन किया इंडियन ओरिजन बट फॉरेन सिटीजन, मतलब इंडियन ओरिजन के पर्सन हैं बट इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजन के पर्सन है, इंडियन ओरिजन के पर्सन है, ये बात ध्यान देना। मिस्टर विनोद इज लिविंग इन दुबई सिंस 1990, ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स। एक इंडियन ओरिजन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। हेलो, अमेंडमेंट अमेंडमेंट याद करो, मैंने कहा था अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजन, ये इंडियन सिटीजन तो नहीं है बट इंडियन ओरिजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, चेक करना बहुत ध्यान से, विजिट कर रहा है, कब कर रहा है जी? 15 जुलाई 2020 को इंडिया में आ रहा है, और फिर इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है दुबई। दुबई जा रहा है कब? केस नंबर 1 में वो गया 18 अक्टूबर को, केस नंबर 1 में चला गया 18 अक्टूबर 2020, केस नंबर 2 में 15 दिसंबर को चला गया, और केस नंबर 3 में वो गया रक्षाबंधन के दिन, जब 14 फरवरी होती है, फेस्टिवल सीजन चल रहा होता है, तो 14 फरवरी को वो छोड़ के गया। तीनों केस अलग अलग हैं, केस नंबर 1 में 18 अक्टूबर है, केस नंबर 2 में 15 दिसंबर है, केस नंबर 3 में 14 फरवरी है। उसके पिछले 4 साल में 370 डेज हैं, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछले 7 साल में 700 दिन है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है।
वो कह रहा है मिस्टर विनोद की ना कुछ इनकम है, जो इनकम उसने इंडिया में कमाई 5 लाख, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया बट डीम टू बी अराइज इंडिया, मतलब रिसीव बाहर की है बट डीम टू बी अराइज इन इंडिया है 6 लाख। अब अपने आप बोल देना जी, क्या ये 6 लाख रुपए की इनकम क्या फॉरेन सोर्स की इनकम मानूंगा नहीं मानूंगा? सर मैंने आपको अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी बताया था कि फॉरेन सोर्स की इनकम में वही इनकम आती है जो कमाई बाहर हो, रसीब बाहर की हो, सब कुछ बाहर हो, उसका कोई भी कंट्रोल इंडिया से ना हो। अगर कमाई आपने रसीब बाहर की है बट अराइज इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया तो उसको इंडियन इनकम मानते हैं। कमाई बाहर है बट उसका कंट्रोल इंडिया से है तो भी वो इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम में काउंट नहीं होती। तो फॉरेन, मैंने क्या कहा था, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो जी, अराइज इंडिया 5 लाख, इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया बट डीम टू बी अराइज इन इंडिया 6 लाख है, इनकम अराइज इन दुबई, अराइज के दुबई में, नोट रिसीव्ड इन एंड डीम टू बी अराइज इन इंडिया, मतलब ना तो वो इंडिया में रिसीव की है और ना ही उसको इंडिया में कमाया हुआ माना गया। मतलब ये इनकम जो है ना, ये इनकम जो है, ये इनकम है फॉरेन सोर्स की, ये इनकम काउंट होगी फॉरेन सोर्स की। उसके बाद जी, इनकम अराइज इन दुबई फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, कमाई आपने बाहर है बट उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है, वो 10 लाख की इनकम है। अब आपको देखना पड़ेगा जी, जो 15 लाख की इनकम आप काउंट करते हो, 15 लाख की इनकम मैंने कहा था टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देखी होगी फिर तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे, अगर अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी होगी थोड़ा दिमाग लगाओगे खुद करने की, नहीं तो करवाना तो मुझे है ही है। ठीक है, ये इनकम आपको दी हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर विनोद, आपको स्टेटस निकालना है एंड उसकी टैक्स लाइबिलिटी भी मतलब टोटल इनकम निकालनी है। एंड व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होता अगर आपकी इनकम जो होती वो 15 लाख तक होती फॉरेन सोर्स को छोड़ के। ठीक है जी, अगर आपकी इनकम 15 लाख तक होती तो आपका आंसर क्या होता जी? ठीक है जी। अब मुझे पता है कई बच्चों के तो होश उड़ गए होंगे, जिन्होंने अमेंडमेंट क्लासेस नहीं देखी होंगी, सीधा रिवीजन क्लास देखने के लिए आए होंगे, और जिन्होंने पहले अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा होगा। बट टेंशन मत लें, कोशिश करें खुद करने की जी, कोशिश करें खुद करने की। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मुझे पूरा करवाना है, एक बार क्वेश्चन अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। तीनों केस में, केस नंबर 1 में रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा, रेजिडेंट बनेगा तो ROR बनेगा, RNOR बनेगा, क्या बनेगा। केस नंबर 2 में क्या बनेगा, केस नंबर 3 में क्या बनेगा। जिसके तीनों केस सही होंगे ना, उसको मेरी तरफ से आज ही सैल्यूट है, आज ही सैल्यूट है, बिना देखे। चीटिंग करके प्रोफेशनल के बच्चों की हेल्प लोगे, किसी और की हेल्प लोगे, फिर सही करोगे तो आप उनसे भी गए गुजरे हो जिनके गलत हैं, सही बता रहा हूं, उनसे भी गए गुजरे हो फिर। क्योंकि अगर पूछ के सही किया तो क्या सही किया, सही बता रहा हूं सर, अगर पूछ के सही किया तो आप ये मान लो कि आपका गलती है। मैं कह रहा हूं खुद करना चाहे गलत करना, उसमें सेटिस्फेक्शन होगी कि किया तो मैंने है। दूसरे से पूछ के सही करोगे, आपका दिल जानता है आपने नकल मार के सही किया है, वो कोई फायदा नहीं है सर, फिर एग्जाम में गलती करके आओगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करना, बाकी जो आज हमने किया एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में, मतलब अगली रिवीजन क्लास में, ये क्वेश्चन करेंगे और एमसीक्यूज करेंगे, और जो रेजिडेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस बचा होगा उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और अगर अच्छी लगती हैं क्लासेस और हेल्प होती है, ठोक दो, ठोक दो, क्या ठोक दो, लाइक के बटन को ठोक दो, लाइक के बटन को। कई बच्चे कह रहे हैं डिसलाइक ठोक देंगे, तो वो आपकी इच्छा है सर, मैंने अपना मेहनत पूरी की है, अपना बेस्ट मैंने दिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू सो मच इतना टाइम मुझे देने के लिए, एंड लव यू सो मच, दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। दिल की एक एक रूह कहती है आपके एग्जाम जल्दी निकल जाए। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी, बाय बाय जी।